हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और आप देख रहे हैं यूपीएस एकेडमी पावर्ड बाय माँ गायत्री साइंस क्लासेस, लोकनाथपुर, मंसूरचक रोड, दलसिंह सराय, समस्तीपुर। फॉर 10+1, 10+2 बिहार एंड सीबीएसई बोर्ड, जेईई मेन, एडवांस एंड मेडिकल। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। इंग्लिश में लोग इस चैप्टर को केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानता है। रासायनिक बलगतिकी का परिभाषा लिखा हुआ है। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के दर या वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। इस चैप्टर से अगर बिहार बोर्ड का हम लोग बात करें तो बिहार बोर्ड प्रत्येक साल इस चैप्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और सबसे अच्छी बात है कि इस चैप्टर को कमांड करना बहुत आसान है। आसानी से कोई भी स्टूडेंट चाहे तो इस चैप्टर को कमांड कर सकता है। और इस चैप्टर पर कमांड हो गया, इसका मतलब आप 7 नंबर के क्वेश्चन के लिए निश्चिंत हो जाए। तो इसके परिभाषा से स्पष्ट है कि इस चैप्टर में 2 ही काम हम लोगों को करना है। एक तो हम लोग इसमें काम करेंगे अभिक्रिया के दर या वेग को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा काम है कि उस दर या वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक है उस कारक के बारे में हम लोगों को पढ़ना। मतलब इस चैप्टर में 2 ही काम करना, दर या वेग कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताया जाएगा और उस दर या वेग को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अभिक्रिया के दर या वेग के बारे में। फिजिक्स में आप वेग का कंसेप्ट पढ़े होंगे, ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी दर या वेग का कंसेप्ट है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो इसका परिभाषा होता है कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का दर या वेग कहा जाता है। याद रखना भी आसान है। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का दर या वेग कहा जाता है। इसमें एक नया शब्द हम लोग उपयोग किए हैं, सांद्रता। सांद्रता के बारे में बताए थे आपको विलियन चैप्टर में। मोलरता का ही दूसरा नाम होता है सांद्रता। तो सांद्रता से घबराना नहीं है। जो मोलरता हम लोग पढ़े थे उसी का नाम बदल के यहाँ पर लिखे हैं सांद्रता। तो अभिक्रिया के दर या वेग का परिभाषा लिखा हुआ है कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का दर या वेग कहा जाता है। मतलब इकाई समय में सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसी को अभिक्रिया के दर या वेग के नाम से लोग जानता है। मैथमेटिकली अभिक्रिया के दर या वेग को इस तरीके से दिखाया जाता है, R = dc/dt। अब देखिए, इस फार्मूला से ही अभिक्रिया के दर का परिभाषा आप बता सकते हैं। जो भी अच्छा स्टूडेंट होता है उसके लिए जो ये फार्मूला है और इसका परिभाषा इससे पहले लिखे थे, दोनों एक ही चीज़ है। अगर उसको फार्मूला याद है तो परिभाषा बना सकता है।
परिभाषा याद है तो उस परिभाषा से फॉर्मूला बना सकता है। कई बार बताए होंगे आप लोगों को कि जो चीज़ नीचे रहता है उसका मतलब समझा जाता है इकाई। तो देखिए यहाँ dt नीचे लिखे, dt का मतलब बहुत छोटा समय, तो हम लोग इसको कहेंगे इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को। C का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का हिंदी होता है सांद्रता। ये जो D लिखे हैं इसका मतलब परिवर्तन, नीचे में समय में परिवर्तन, ऊपर में सांद्रता में परिवर्तन। R का मतलब रेट, रेट का हिंदी होता है दर। तो मैथमेटिकली अभिक्रिया के दर का फॉर्मूला ये होता है R बराबर dC/dt, मतलब इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का दर या वेग कहा जाता है। अगर इसके मात्रक का हम लोग बात करें तो फार्मूला से मात्रक बनाया जाता है। फार्मूला याद है तो आप अपने से मात्रक लिख सकते हैं। देखिए इस फार्मूला में ऊपर में है सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन भी वही हुआ जो सांद्रता है, मतलब सांद्रता में परिवर्तन का मात्रक वही होगा जो सांद्रता का मात्रक या मोलरता का मात्रक होता है। मोलरता या सांद्रता का मात्रक आपको बताए थे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और देखिए dt का मतलब समय में परिवर्तन, और समय का मात्रक आप जानते हैं मिनट होता है, सेकेंड होता है, आवर होता है। तो सेकेंड जनरली हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं अभिक्रिया के दर का मात्रक होगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अगर मिनट में है तो सेकेंड के जगह पर मिनट हो जाएगा। अगर समय का मात्रक आवर होगा, घंटा होगा, तो सेकेंड के जगह पर आप घंटा भी लिख सकते हैं। तो अगर पूछे कोई अभिक्रिया के दर का मात्रक बताइए तो हम लोग यही कहेंगे मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, जो फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। गैसीय अभिक्रिया पर अगर हम लोग बात करें, गैसीय अभिक्रिया के लिए मतलब यदि अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद का काम कोई गैस करे और उसके सापेक्ष में आपको दर निकालना हो तो तब दर का मात्रक क्या होगा। तो याद कीजिए हम लोग मोल में पढ़े हैं PV बराबर nRT, इसको गैस समीकरण के नाम से लोग जानता है। PV बराबर nRT नाम का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, बताए थे। इस फार्मूला का उपयोग किसी भी गैस पर किया जा सकता है। इस V को अगर हम लोग बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा P बराबर n/V इंटू RT, जहाँ n है अभिकारक या उत्पाद के मोल का संख्या, या कह सकते हैं गैस के मोल का संख्या। अभी है आयतन। याद कीजिए मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोल का संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो ये जो n/V है मोल बटा आयतन, इसको हम लोग चाहें तो मोलरता या सांद्रता लिख सकते हैं। तो P बराबर ऐसा हो जाएगा CRT। ध्यान रहे n/V को लिखे हैं C, मोल बटा आयतन इसको मोलरता या सांद्रता हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसा फॉर्मूला हो गया। ये R नियतांक है। अगर ताप भी नियतांक हो तो सभी नियतांक को हटाइएगा, बराबर के जगह पर समानुपाती का चिन्ह हो जाएगा। P समानुपाती हो जाएगा C के, मतलब दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। याद कीजिए दो चीज़ में अगर समानुपाती का चिन्ह रहता है तो एक के स्थान पर हम लोग चाहें तो दूसरा रख सकते हैं। तो अगर गैसीय अभिक्रिया है मतलब अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद गैस अवस्था में है तो तब अभिक्रिया के दर का मात्रक ऐसा होगा। हम लोग फार्मूला बना लेंगे दर का। R बराबर यहाँ जो dC/dt लिखे हम लोग चाहें तो इस C के जगह पर P भी लिख सकते हैं, क्योंकि P और C में समानुपाती का संबंध होता है। तो ऐसा हो जाएगा dP/dt। और अगर दर का फार्मूला ऐसा होगा तो फिर इससे मात्रक निकाल सकते हैं। तो मात्रक हम लोग निकालेंगे तो होगा
दाब में परिवर्तन का मात्रक वही होगा जो दाब का मात्रक होता है। अदाब का मात्रक एक खूब उपयोग किया जाता है ATM। ये समय में परिवर्तन है, इसका मात्रक वही होगा जो समय का मात्रक होता है। तो समय का मात्रक जनरली हम लोग सेकेंड लिखेंगे। तो गैसीय अभिक्रिया का दर अगर निकालिएगा तो उसका मात्रक होगा ATM पर सेकेंड। ध्यान रहे, अभिक्रिया के दर का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड भी होता है और अभिक्रिया के दर का मात्रक ATM प्रति सेकेंड भी होता है। तो मान लीजिए बिहार बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ दे ऑब्जेक्टिव टाइप का, कहेगा दर का मात्रक क्या होता है, एक विकल्प में ये दे तो आंसर यही हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये नहीं दे के किसी विकल्प में ये देता है तो इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। अभिक्रिया के दर का दोनों मात्रक होता है। गैसीय अभिक्रिया है तो दर का मात्रक ATM प्रति सेकेंड, और अगर गैसीय अभिक्रिया नहीं है, कोई दूसरा अभिक्रिया है, तब दर का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो हमको उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए। इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग दर या वेग निकाला कैसे जाता है उसके बारे में बात करते हैं। यदि कोई अभिक्रिया हम लोगों को देगा और कहेगा इस अभिक्रिया का दर क्या है, मतलब अभिक्रिया किस दर से हो रहा है वो बताइए, तो देखिए हम लोग दर कैसे निकालेंगे। एक अभिक्रिया लेके उस पर सोचिए। जैसे मान लीजिए SO2 O2 से अभिक्रिया करता है और SO3 का निर्माण करता है। ध्यान से देखिए, एक अभिक्रिया हम लोग ध्यान से देखेंगे, उसी टाइप से सब में करना। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके SO3 नाम के उत्पाद का निर्माण किया है। तो सबसे पहले जिस अभिक्रिया का आपको दर या वेग निकालना हो, उस अभिक्रिया को संतुलित कर लीजिए। दर निकालने से पहले अभिक्रिया को संतुलित कर लिया जाता है। असंतुलित करना हम लोग +1 में पढ़े। तो आइए संतुलित करते हैं। देखिए इधर सल्फर 1 ठो है, या ऑक्सीजन देखिए 2 ठो, यहाँ ऑक्सीजन 2 ठो 4 ठो, उधर ऑक्सीजन 3 ठो है। क्या कीजिएगा तो संतुलित होगा। तो हम लोग ऐसा करेंगे, अगर 2 से यहाँ गुना कर दें तो ऑक्सीजन 4 ठो और 2 ठो 6 ठो हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए, 2 से यहाँ गुना कीजिए, सल्फर 2 ठो हुआ, यहाँ 2 से गुना कीजिए, सल्फर संतुलित हो गया। ऑक्सीजन देखिए उधर 6 ठो है, इधर भी ऑक्सीजन 6 ठो है, संतुलित हो गया। अब इसका दर या वेग देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ आंकड़ा लेना पड़ेगा। T बराबर 5 PM। मान लीजिए SO2 का सांद्रता है 4M, O2 का सांद्रता है 2M, SO3 का सांद्रता अभी है 0। SO3 का निर्माण अभी नहीं हुआ। T बराबर 6 PM। SO2 का सांद्रता मान लीजिए अभिक्रिया के बाद बचता है 2M, O2 का सांद्रता बचता है 1M, मान लीजिए SO3 बन जाता है 2M। देखिए इस अभिक्रिया को ध्यान से। मान लीजिए 5 बजे शाम में कोई आदमी इस अभिक्रिया को करवाना शुरू करता है, और जिस समय अभिक्रिया शुरू कर रहा है उस समय SO2 का सांद्रता है 4M, मतलब SO2 का मात्रा बर्तन में 4M है, O2 का मात्रा 2M है। अभिक्रिया अभी शुरू हुआ है नहीं, तो SO3 का मात्रा 0 होगा। अभिक्रिया होने लगेगा तब उत्पाद का निर्माण होगा।
1 घंटा के बाद, देखिए लिखा हुआ है t बराबर 6 PM, मतलब 5 बजे शाम में अभिक्रिया कोई करवाना शुरू किया और 6 बजे शाम तक इस अभिक्रिया को होने दिया, मतलब 1 घंटा तक ये अभिक्रिया हुआ। तो जब अभिक्रिया होने लगेगा तो अभिकारक का मात्रा धीरे धीरे घटते जाएगा, उत्पाद का मात्रा बढ़ते जाएगा। तो देखिए अभिकारक पहले 4m था, 1 घंटा अभिक्रिया हुआ है तो इस SO2 का मात्रा 4m से घट के 2m हो गया है। O2 का सांद्रता पहले 2m था, देखिए ये घट के 1m हो गया है। जबकि उत्पाद का सांद्रता पहले 0 था, देखिए ये बढ़ के 2m हो गया। आपको ध्यान रखना है, कोई भी अभिक्रिया जब होने लगता है तो अभिकारक का मात्रा धीरे धीरे घटते जाता है, उत्पाद का मात्रा बढ़ते जाता है। तो वही इसमें दिखाई भी दे रहा है, 1 घंटा तक ये अभिक्रिया हुआ है, SO2 का मात्रा देखिए घट गया, O2 का मात्रा देखिए घट के 2m से 1m हो गया, जबकि इस उत्पाद का मात्रा देखिए बढ़ के 0 से 2m हो गया। अब यहाँ से हम लोग किसी भी के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर निकाल सकते हैं, चाहे वो अभिकारक हो या चाहे वो उत्पाद हो। तो इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक है और 1 उत्पाद है। अभिकारक है SO2 और O2, जबकि उत्पाद का नाम है SO3। तो SO2 के सापेक्ष में आइए पहले अभिक्रिया का दर निकाल लेते हैं। SO2 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर, फॉर्मूला याद कीजिए, dC/dt, मतलब सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। और फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम माइनस आरंभिक। सांद्रता में परिवर्तन मतलब अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। तो SO2 के सापेक्ष में निकाल रहे हैं, तो देखिए SO2 का अंतिम सांद्रता है 2m, बाद वाला सांद्रता 2m, आरंभिक सांद्रता है 4m। तो 2m में से 4m घटाना होगा, वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, यही dC/dt। तो सांद्रता हम लोग इस बार SO2 का लेंगे, क्योंकि SO2 के सापेक्ष में निकाल रहे हैं। तो आप ये भी लिख सकते थे, d SO2 का सांद्रता बटा में dt, ये भी लिख सकते हैं। जिसके सापेक्ष में निकालेंगे C के जगह पर वो रखा जाएगा। SO2 के सापेक्ष में निकाल रहे हैं तो देखिए C के जगह पर SO2 रखे। अब SO2 के सांद्रता में परिवर्तन को निकाल लीजिए। अंतिम सांद्रता SO2 का 2m, आरंभिक सांद्रता SO2 का 4m, तो 2m माइनस 4m। dt है समय में परिवर्तन, तो बाद वाला समय माइनस आरंभिक समय। तो बाद वाला समय देखिए 6 PM, आरंभिक समय 5 PM, तो 6 PM में से 5 PM घटा लीजिए, 6 PM माइनस 5 PM। इसको घटाइएगा तो 2 में से 4 घटाइएगा -2 आ जाएगा, तो -2, और 6 में से 5 घटाइएगा 1 आ जाएगा। तो 1 नीचे लिखिए, नहीं लिखिए उससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। और ये m रहेगा तो m के जगह पर आप मात्रक लिख सकते हैं। m तो मोलरता है या सांद्रता है, और मोलरता या सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो देखिए SO2 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर निकाल लिए हम लोग, -2 मोल प्रति लीटर। ये अभिक्रिया SO2 के सापेक्ष में -2 मोल प्रति लीटर के दर से हो रहा है। तो SO2 के सापेक्ष में दर पता हो गया। इसी तरीके से कोई कहेगा इस अभिक्रिया का दर O2 के सापेक्ष में बताइए, तो इसी तरीके से निकाला जाएगा। लिखेंगे हम लोग O2 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर, फॉर्मूला तो वही रहेगा, dC/dt। अब चूँकि O2 के सापेक्ष में निकाल रहे हैं तो इस C के जगह पर O2 का सांद्रता लेना होगा। ऐसा हो जाएगा d O2 का सांद्रता बटा में dt। अब O2 के सांद्रता में परिवर्तन को उसी तरीके से फिर निकालेंगे। ऑक्सीजन का बाद वाला सांद्रता माइनस आरंभिक सांद्रता,
तो देखिए उस डाटा में लिखा हुआ है O2 का बाद वाला सांद्रता 1m आरंभिक सांद्रता 2m। तो 1m में से 2m घटा लीजिए। dt तो समय में परिवर्तन है, बाद वाला समय 6 pm, आरंभिक समय 5 pm, तो 6 pm माइनस 5 pm हो जाएगा। तो फिर 1 में से अगर 2 घटाइएगा तो -1 आ जाएगा। ये होगा -1 मोल प्रति लीटर। मतलब O2 के सापेक्ष में ये अभिक्रिया -1 मोल प्रति लीटर के दर से हो रहा है। अब इसमें अगर कोई आपसे कहे कि SO3 के सापेक्ष में बताइए, इस SO3 के सापेक्ष में इस अभिक्रिया का दर क्या होगा वो बताइए, तो वो भी निकाल सकते हैं। लिखेंगे हम लोग SO3 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर। बहुत आसान है। SO3 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर एक ही काम कर रहे हैं। फॉर्मूला तो फिर वही रहेगा dC/dt। अब चूँकि SO3 के सापेक्ष में निकाल रहे हैं तो C के जगह पर SO2 का सांद्रता लीजिए, तो हो जाएगा d SO3 का सांद्रता बटा में dt। अब यहाँ से अगर आप SO3 के सांद्रता में परिवर्तन को लिखिएगा तो SO3 का बाद वाला सांद्रता है 2m, आरंभिक सांद्रता है 0m। तो हम लोग निकालेंगे 2m माइनस 0m, तो ये 2m रह जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। इस बार ध्यान रहे माइनस में नहीं आया है, प्लस में आया है, +2 मोल प्रति लीटर। SO3 के सापेक्ष में ये अभिक्रिया +2 मोल प्रति लीटर के दर से हो रहा है। तो इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि देखिए ये जो अभिकारक था इसके सापेक्ष में अभिक्रिया का दर माइनस में आया है। SO2 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर माइनस में आया, O2 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर माइनस में आया, जबकि SO3 जो उत्पाद है उसके सापेक्ष में अभिक्रिया का दर निकाले हैं तो प्लस में आया। तो आपको याद रखना है अभिकारक के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर ऋणात्मक होता है, जबकि O2 उत्पाद के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर धनात्मक आता है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी अभिक्रिया का दर या वेग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस अभिक्रिया में 3 अवयव है और उस तीनों अवयव के सापेक्ष में दर निकाला हुआ है। अब वो तीनों दर अलग अलग आया है। SO2 के सापेक्ष में देखिए अभिक्रिया का दर अलग आया, O2 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर अलग आया, SO3 जो उत्पाद है उसके सापेक्ष में दर अलग आया। ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। अभिक्रिया जब एक ही है तो दर अलग अलग कैसे हो सकता है, दर एक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट या कोई आदमी दलसिंहसराय से पटना जाता है और वो अगर आपको उससे आप पूछिए कि आप बताइए किस वेग से यहाँ से गए पटना। कोई आदमी दलसिंहसराय से पटना बाइक से जाता है और उस आदमी से आप पूछे कि बताइए आप किस वेग से पटना गए, और वो आदमी अगर कहे कि हम यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गए, कुछ समय के बाद वही आदमी फिर कहे नहीं हम तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गए। कुछ समय के बाद फिर वो अपना स्टेटमेंट बदल ले, कहे कि नहीं हम तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गए। तो इसका मतलब उस आदमी का दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। जब आदमी एक है तो उसको जाने का वेग एक होगा। तो एक बार वो कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये थोड़ा सुनने में ठीक नहीं लग रहा है। तो ये जो हम लोग वेग या दर निकाले हैं, ठीक उसी प्रकार से अभिक्रिया का दर या वेग अलग अलग अवयव के सापेक्ष में अलग अलग आया है। इसका मतलब इसमें कहीं त्रुटि है। अभिक्रिया एक है तो वेग एक होना चाहिए, चाहे वो किसी के भी सापेक्ष में निकाला जाए, अभिकारक के सापेक्ष में निकाला जाए या उत्पाद के सापेक्ष में निकाला जाए। तो इसको ठीक करना पड़ेगा। तो बाद में दर या वेग का परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया।
अभिक्रिया के दर या वेग में देखिए परिवर्तन क्या किया गया, सब कुछ ठीक है, केवल एक परिवर्तन करेंगे, सबके सापेक्ष में अभिक्रिया का दर समान आ जाएगा। देखिए इसमें इस SO2 का गुणांक क्या है, 2 है, इसीलिए पहले ही आपको बोले थे अभिक्रिया का दर या वेग निकालने से पहले अभिक्रिया संतुलित होना चाहिए। SO2 के साथ का गुणांक है 2, तो SO2 के सापेक्ष में अभिक्रिया का जो हम लोग दर निकाले हैं ये dC/dt है। तो इसमें अगर गुणांक से आप भाग दे दें, जिसके सापेक्ष में दर निकाल रहे हैं उसके गुणांक से भाग दे दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो SO2 का गुणांक देखिए 2 है, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। अब इसी में हम फिर से परिवर्तन कर रहे हैं, 2 से अगर इसमें भाग देते तो dC/2dt हो गया, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो देखिए -2, अब उसमें 2 से अगर भाग दीजिएगा तो -1 हो जाएगा, -1 मोल प्रति लीटर। SO2 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर आया -1 मोल प्रति लीटर। अब आइए O2 के सापेक्ष में निकालते हैं। देखिए इस अभिक्रिया में O2 का गुणांक कितना, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब गुणांक 1 है। तो O2 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर लिखेंगे तो dC/dt, गुणांक से गुना करना होगा नीचे, तो dt को 1 से आप गुना भी कीजिएगा तब भी यही रह जाएगा, मतलब ये होगा dO2 का सांद्रता बटा dt, तो ये तो यही रह जाएगा -1 मोल प्रति लीटर, चूँकि गुणांक 1 है, 1 से गुना भी करने पर वही रहेगा, ये ठीक है, वैसे ही रहेगा। अब आइए SO3 के सापेक्ष में हम लोग दर या वेग निकालते हैं। अभिक्रिया में दिखाई दे रहा है SO3 का गुणांक है 2, तो SO3 के सापेक्ष में दर निकालेंगे तो dC या बटा में dt, जो गुणांक होगा उससे गुना करना होगा। SO3 का गुणांक 2 है तो 2 से गुना कीजिए नीचे, ध्यान रहे नीचे गुना करना, तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। और फिर हम लोग SO3 के सांद्रता में परिवर्तन निकालेंगे 2m - 0m, और उसमें अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, मतलब SO3 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर आया +1 मोल प्रति लीटर। ध्यान दीजिए, किसी के भी सापेक्ष में इस बार दर निकाले हैं तो देखिए परिमाण उसका 1 ही आया। अलग बात है कि अभिकारक के सापेक्ष में माइनस में आया, उत्पाद के सापेक्ष में प्लस में आया, तो वो तो चिन्ह है, अभिकारक के सापेक्ष में माइनस में आता है, उत्पाद के सापेक्ष में प्लस में आता है। लेकिन परिमाण का अगर हम लोग बात करें तो परिमाण देखिए सबका समान आया, मतलब ये अभिक्रिया SO3 के सापेक्ष में SO2 के सापेक्ष में -1 मोल प्रति लीटर के दर से हो रहा है, O2 के सापेक्ष में ये अभिक्रिया -1 मोल प्रति लीटर के दर से हो रहा है, SO3 के सापेक्ष में ये अभिक्रिया +1 मोल प्रति लीटर के दर से हो रहा है। अब ये सुनने में ठीक लग रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि अभिक्रिया पहले संतुलित कर लीजिए, उसमें जो गुणांक होगा उससे आपको भाग देना होगा। तो दर का परिभाषा फिर यहाँ दिया गया, अब हम लोग इसी परिभाषा से काम चलाएंगे। दर का परिभाषा दिया जाता है कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में उसके गुणांक से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए, गुणांक से भाग दिए उसके बाद जो राशि प्राप्त हुआ है उसी को दर या वेग कहा जाता है। एक बार और, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित उसके गुणांक से भाग देने पर प्राप्त राशि को कहा जाता है अभिक्रिया का दर या वेग। तो लिख लीजिए, परिभाषा हम लिखा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। लिखिए, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित
उसके गुणांक से भाग देने पर प्राप्त राशि को अभिक्रिया का दर या वेग कहा जाता है। अभिक्रिया का दर या वेग कहा जाता है। अब देखिए यहाँ मैथमेटिकली ऐसे हम लोग फार्मूला लिखेंगे, R बराबर DC बटा में N dt। ध्यान दीजिए, पहले लिखे थे हम लोग R बराबर DC बटा dt, लेकिन उस फार्मूला से निकाले तो अलग अलग अवयव के सापेक्ष में दर अलग अलग आ रहा था। गुणांक से भाग दे दिए तो देखिए सबके सापेक्ष में दर बराबर आया है, समान आया है। तो अब हम लोग ये फार्मूला याद रखेंगे, R बराबर होता है DC बटा N dt, जहाँ पर N अभिकारक या उत्पाद का गुणांक है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद का जो भी गुणांक होगा N के जगह पर रखना होगा। SO2 के सापेक्ष में निकाले तो देखिए गुणांक 2 था, 2 लिखे। O2 के सापेक्ष में निकाले गुणांक 1 था, तो देखिए यहाँ 1 लिखे। SO3 के सापेक्ष में निकाले उसका गुणांक 2 था, तो देखिए यहाँ 2 से भाग दिया गया। मतलब दर का फार्मूला ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, R बराबर DC बटा N dt। तो इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि शायद मात्रक बदल जाएगा, मात्रक वही रहेगा दर का, N तो गुणांक है। गुणांक एक संख्या होता है, जैसे आप देखे हैं 2, 1, 2 ये सब संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। दर का मात्रक वही होगा जो पहले हम लोग बात किए। तो जो परिभाषा लिखे उसके नीचे इसको आप नोट कर लीजिए, डब्बा में बंद कर लीजिए और यहाँ से फिर आप पूरा नोट कर लीजिए। ठीक, ओके। वही एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दर या वेग कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया ऐसा है, N2 प्लस H2 उत्पाद बनता है NH3। N2H2 से अभिक्रिया करके NH3 नाम का उत्पाद बना रहा है। ऐसा अभिक्रिया देख के अगर कोई कहेगा इसका दर या वेग बताइए, तो सबसे पहले हम लोगों को इसको संतुलित करना पड़ेगा। ध्यान रहे, संतुलित करना नहीं भूलिएगा। अभिक्रिया का दर तभी सही निकलेगा जब अभिक्रिया संतुलित होगा। तो संतुलित कीजिए। देखिए यहाँ नाइट्रोजन 2 ठो है, उत्पाद साइड में नाइट्रोजन 1 ही है, तो 2 से गुना करना होगा। नाइट्रोजन संतुलित हो गया। देखिए उधर हाइड्रोजन 3 दूनी 6 ठो है, इधर हाइड्रोजन 2 ठो है, तो क्या कीजिएगा, तो ये 6 ठो हाइड्रोजन होगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना कर दीजिए, हो गया। अभिक्रिया संतुलित है। अब आप किसी के भी सापेक्ष में इसका दर का व्यंजक लिख सकते हैं। देखिए ये N2 अभिकारक है, इसके सापेक्ष में अभिक्रिया का दर ऋणात्मक आएगा, अभिकारक के सापेक्ष में दर ऋणात्मक होता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, D N2 का सांद्रता बटा में dt, ये हो जाएगा। माइनस में आएगा तो माइनस साइन लगाइए, बराबर किसी के भी सापेक्ष में निकालिएगा दर का परिमाण वही रहेगा, इसलिए बराबर का चिन्ह दे रहे हैं। H2 के सापेक्ष में निकालते तो ऐसा लिखना पड़ता, D H2 का सांद्रता बटा में dt। लेकिन ध्यान रहे गुणांक यहाँ 3 है, 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना कर दीजिए, बराबर ये भी माइनस में होगा। NH3 के सापेक्ष में अगर दर निकालेंगे तो ऐसा होगा, D NH3 का सांद्रता बटा में dt। गुणांक NH3 का 2 है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, ये धनात्मक में ये धनात्मक होगा। उत्पाद के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर प्लस में होता है, लेकिन परिमाण सबका बराबर होगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर किसी सवाल में आपको कोई ऐसे कहे कि DH2 का सांद्रता
बट्टा dt, इसका मान 30 है। dH2 का सांद्रता बट्टा dt का मान दे दे कि 30 है। आपसे पूछे कि बताइए NH3 का सांद्रता बट्टा में dt, इसका मान क्या होगा। DNH3 बट्टा dt बराबर व्हाट, मतलब उसका मान हमको निकालना है। तो H2 के सापेक्ष में मान दिया, NH3 के सापेक्ष में हमको मान निकालना है। तो दोनों में संबंध आप ला लीजिए। माइनस प्लस हम लोग जानते हैं, अभिकारक के सापेक्ष में माइनस में दर आएगा, उत्पाद के सापेक्ष में प्लस में आएगा। तो हमको परिमाण चाहिए DNH3 बट्टा dt का मान क्या होगा। तो दोनों में संबंध देखिए दिखाई दे रहा है। DH2 का सांद्रता बट्टा 3dt बराबर DNH3 का सांद्रता बट्टा 2dt। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, परिमाण हमको निकालना है। तो वो संबंध आप लिख लीजिए। ऐसा लिख सकते हैं 1/3, इस 3 को लिख सकते हैं 1/3 DH2 का सांद्रता बट्टा में ये dt बराबर, यहाँ देखिए नीचे में 2 है, 1/2 हुआ, ये अलग कर लीजिए। 1/2 DNH3 का सांद्रता बट्टा में dt, ऐसा हो जाएगा। हमको मान किसका निकालना है। देखिए DNH3 का सांद्रता बट्टा dt का मान निकालना है। तो ये मान हम लोग निकालेंगे। 1/2 जो है उसको इधर भेजिए, 2 नीचे है, इधर आएगा, ऊपर गुना हो जाएगा। तो उधर क्या बच जाएगा, उधर बच जाएगा DNH3 का सांद्रता बट्टा dt, उसी को पहले लिख ली। इधर क्या हो जाएगा, ये 2 गुना में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुना 1/3 DH2 का सांद्रता बट्टा dt। हो गया। अब DH2 बट्टा dt का मान देखिए, सवाल आपको दिया था 30, तो उसके जगह पर आप 30 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुना 1/3 गुना 30, 3 ऊपर में 30, 30 में 3 से भाग दीजिएगा 10, 10 को 2 से गुना कीजिएगा 20 हो जाएगा। तो देखिए जिसका मान हमको पूछा था वो हम लोग निकाल लिए, 20 आया। मतलब DH2 बट्टा dt का मान पूछा था, सॉरी DNH3 का सांद्रता बट्टा dt का मान पूछा था, वो हम लोग निकाल लिए, वो आया 20। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करके आंसर तक पहुँचेंगे। H2 के सापेक्ष में मान दिया था, NH3 के सापेक्ष में मान आपसे पूछा था। तो दोनों में सबसे पहले हम लोग संबंध स्थापित किए और उस संबंध से सोच लिए हम लोग जो मान निकालना था वो मान देखिए निकाल लिया, आंसर आया 20। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है अभिक्रिया का औसत दर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। औसत दर आप लोग फिजिक्स में भी +1 में पढ़े होंगे। औसत वेग निकालना बताया गया होगा, ठीक उसी तरीके से औसत दर निकाला जाता है। परिभाषा इसका होता है कि समय के लंबे अंतराल में या लंबे समय अंतराल में निकाले गए दर को अभिक्रिया का औसत दर कहा जाता है। कहीं कहीं पर हमको औसत दर निकालना होगा तो परिभाषा ध्यान में रहेगा, तो इस कंसेप्ट से हम लोग वहाँ औसत दर निकालेंगे। ध्यान रखना है, लंबे समय अंतराल में निकाले गए दर को अभिक्रिया का औसत दर कहा जाता है। मैथमेटिकली लोग ऐसे इसको दिखाता है, R बराबर डेल सी बट्टा में डेल टी, R बराबर डेल सी बट्टा डेल टी। डेल टी लिखने का मतलब ये लंबा समय अंतराल है। तो औसत दर का फॉर्मूला ये हो जाएगा
तो आप ये हेडिंग देख के नीचे परिभाषा अपने से नोट कीजिए। लंबे समय अंतराल में निकाले गए दर को लंबे समय अंतराल में निकाले गए दर को अभिक्रिया का औसत दर कहते हैं। लंबे समय अंतराल में निकाले गए दर को अभिक्रिया का औसत दर कहते हैं। ठीक, उसके नीचे ये फॉर्मूला दिखा दीजिए, R बराबर डेल सी बट्टा डेल टी। अगला एक शब्द है अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर। अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आपको हिंदी से मतलब है, हिंदी में लोग इसको अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर कहता है। तात्क्षणिक दर का मतलब छोटे समय अंतराल में, बहुत कम समय अंतराल में निकाले गए दर को तात्क्षणिक दर के नाम से लोग जानता है। मैथमेटिकली ऐसे दिखाया जाता है, R बराबर डी सी बट्टा में डी टी। अब बगल में हम लोग लिखेंगे डी टी टेंड्स टू जीरो, जहाँ पर डी टी लगभग जीरो के बराबर है। ध्यान रहे, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, लगभग जीरो के बराबर है। कहने का मेरा मतलब है बहुत छोटे समय अंतराल में निकाला गया ये दर है। तो बहुत छोटे समय अंतराल में निकाले गए दर को अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर कहा जाता है। तो यहाँ पर एरो देख के आप नोट कर लीजिए। बहुत छोटे समय अंतराल में निकाले गए दर को अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर कहा जाता है। अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर कहा जाता है। उसके नीचे ये फॉर्मूला नोट कीजिए, R बराबर डी सी बटा डी टी, जहाँ डी टी टेंड्स टू जीरो, डी टी का मान लगभग जीरो के बराबर है। ठीक, अब एक पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना है कि औसत दर जो होता है वो अभिक्रिया के वास्तविक दर को नहीं सूचित करता है। मतलब अभिक्रिया का जो औसत दर है वो अभिक्रिया का वास्तविक दर का मान नहीं होता है। जैसे कोई आदमी आपको कहेगा यहाँ से पटना हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बाइक से गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आदमी यहाँ से शुरू किया और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तब तक चलते रहा जब तक कि वो पटना नहीं पहुँच गए। मतलब ऐसा नहीं है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो चलते रहा हमेशा। उसको बीच में कहीं पर बिजी रोड मिला होगा, वहाँ पर उसका स्पीड कम हो गया होगा, हो सकता है बीच में कहीं रुकना पड़ा होगा। तो वो जो हम लोग दर बताते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से यहाँ से पटना गया, यहाँ से दिल्ली गया, वो औसत दर है, लंबे समय अंतराल में निकाला गया दर है, वो वास्तविक मान दर का नहीं होता है। लेकिन अभिक्रिया का जो तात्क्षणिक दर है ये अभिक्रिया के दर का वास्तविक मान होता है। छोटे समय अंतराल में निकाला गया दर वास्तविक दर माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नीचे एक लाइन फिर नोट कर लीजिए, एरो दे के लिखिए, अभिक्रिया का औसत दर, अभिक्रिया का औसत दर, अभिक्रिया का औसत दर अभिक्रिया के वास्तविक दर, अभिक्रिया के वास्तविक दर को नहीं बताता है। अभिक्रिया के वास्तविक दर को नहीं बताता है, जबकि अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर, अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर अभिक्रिया के वास्तविक दर का जानकारी देता है, अभिक्रिया के वास्तविक दर का जानकारी देता है। तो दर कैसे निकाला जाता है आज हम लोग डिस्कस किए हैं। अगले क्लास में आपको बताएंगे इस दर या वेग को कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो और एक सूचना है आप लोगों के लिए कि अभी तुरंत आप लोग चूँकि जानते हैं
भूल जाते हैं तुरंत, तो अभी तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि यहाँ से जो भी लेक्चर आपको जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पता हो। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल घंटी को दबाना है, और ऐसा अगर आप करते हैं तो जो भी यहाँ से वीडियो भेजा जाएगा उसका मैसेज आप तक पहुँच जाएगा, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा, आपको पता हो जाएगा कि वहाँ से वीडियो आया है। या चाहें यहाँ से जो भी चीज़ हम लोग मोटिवेशन के लिए भी अगर कुछ चाहें तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा कारक है जो दर को प्रभावित करता है। थैंक्स।